हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। जैसे आप सभी को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैंने एक करियर का कोर्स निकाला हुआ है। वो करियर कोर्स में आफ्टर 12th आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, 113 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैंने बात किया था। आज हमारे पास ये पहला अपॉर्चुनिटी है जो कि है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसके अगले वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में। लगभग दोनों सेम है, तो ये वीडियो पे आप ध्यान से नोट करना जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर आपका इंटरेस्ट है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सारा वीडियो देखो ताकि आपको आइडिया मिले कौन से फील्ड में आपको एक्चुअली इंटरेस्ट है। तो चलिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा इंट्रोडक्शन, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एक्चुअली होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेगा, एक बार मैं पढ़ लेता हूं फिर आपको मैं समझा दूंगा। आप भी इसको चाहे तो एक कॉपी में नोट कर सकते हैं, पूरा कोर्स को एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। A course in aeronautical engineering includes the designing, manufacturing, testing and maintenance of aircraft in commercial aviation and defense sectors and involves the study of advanced level physics and mathematics। इसका मतलब क्या है कि जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना, एयरक्राफ्ट्स मतलब क्या है, एरोप्लेन हो गया, नॉट ओनली एरोप्लेन, एरोप्लेन के साथ साथ छोटे छोटे जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो छोटे एरोप्लेन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो सारा आता है आपका एयरक्राफ्ट में जो हवा में उड़ता है। तो डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर मतलब जो इंडियन आर्मी यूज करते हैं नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सभी सेक्टर के साथ साथ आपका यूज होता है डिजाइन बनाने में कि कैसा डिजाइन होगा, उसका पूरा पॉइंटेड होगा या फिर थोड़ा सा ब्लंट होगा। उसके साथ साथ उनका मैन्युफैक्चरिंग, उसको बनाने में, फिर उसको टेस्टिंग करने में। एक बार वो चीज़ बन जाता है उसको टेस्टिंग करने में, और फिर जब कंटिन्यूस यूज पे रहेगा उसको मेंटेनेंस करने में, मेंटेनेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे आपको जो पढ़ाई रहेगा बेसिकली फिजिक्स और मैथमेटिक्स का डिटेल स्टडी रहेगा। समझ पा रहे हो? तो अगर आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है और आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो अभी आपके पास मौका है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ये फील्ड में मत जाओ, इंटरेस्ट है तो बिल्कुल जाओ, लेकिन अभी से आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दो चीज को आप स्ट्रांग करना स्टार्ट कर दो। अगर ऑलरेडी स्ट्रांग है तो उसको और परफेक्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे एडवांस लेवल फिजिक्स और मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज होगा। समझ में आ गया मेरी बात? वेरी गुड। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी, कि आपको क्या मिनिमम पढ़ाई करना पड़ेगा ताकि आप एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पे। तो एलिजिबिलिटी में आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और डॉक्टरल लेवल की मैं 3 लेवल की बात करूंगा। अंडर ग्रेजुएट लेवल मतलब कि आप 12th के इमीडिएट बाद पढ़ाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, 12th में कितना चाहिए, क्या चाहिए, वो अभी हम लोग देखेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल मतलब उससे पहले अंडर ग्रेजुएट में आप लोग क्या करना चाहिए, और डॉक्टरल लेवल जो पीएचडी करेंगे तो पीएचडी में आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में क्या करना चाहिए, वो सभी का रिक्वायरमेंट रहेगा। सबसे पहले अभी हम लोग बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल की। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपका 10+2 एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि आपको जो 12th में आप पढ़ाई करेंगे, 12th में आपको डेफिनेटली फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, पीसीएम आपका होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। समझ में आ गया? परसेंटेज की बात करें, वैसा कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता, क्योंकि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं, प्राइवेट में जा सकते हैं, जेई एग्जाम दे के जा सकते हैं, आईआईटीज एनआईटीज में जा सकते हैं, बहुत सारा कॉलेजेस है। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि मिनिमम आप 60 to 70% रखिए, ताकि ड्यूरिंग द प्लेसमेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद पर्सनली बता सकता हूं, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स का प्लेसमेंट नहीं हुआ या फिर बहुत सारे कंपनी में बैठने का मौका नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ लेस मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th। तो अगर अभी आप 10th में देख रहे हो या फिर 12th में देख रहे हो तो अच्छे से कोशिश करो अच्छा मार्क्स लाने का। अगर आपका मार्क्स ऑलरेडी आ चुका है और उतना अच्छा नहीं आया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा डिप्लोमा रिलेटेड कोर्स देखो। डायरेक्टली ये कोर्स में जाने में आपको दिक्कत हो सकता है, फिर भी आप कोशिश करना, जुगाड़ लगाना अगर पॉसिबल है तो। समझ में आ गया मेरी बात? आगे चलते हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बात करने। पोस्ट ग्रेजुएट में क्या चाहिए आपको? अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एरोनॉटिकल और एरोस्पेस ए और रिलेटेड इंजीनियरिंग और पास्ट बोथ सेक्शंस ए एंड बी ऑफ AMAESI। मतलब क्या है उसका फुल फॉर्म? AESI, एरोनॉटिकल स्पेस कुछ होगा शायद, अच्छा, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। AESI का मतलब है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? तो इसमें आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस से हूं तो
तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर सकता एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस में, क्योंकि मेरा इक्विवेलेंट या फिर रिलेटेड इंजीनियरिंग मेरा बिल्कुल नहीं है। वहां पे एरोनॉटिकल एरोस्पेस आना चाहिए, या फिर मुझे सेक्शन ए एंड बी दोनों पास करना पड़ेगा। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ये भी मेरा नहीं है। तो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर अगर हूं तो मैं एरोनॉटिकल में एरोस्पेस में एंटर नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो डायरेक्टली आप 12th के बाद एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस ब्रांच में जाते हो, तभी आप पोस्ट ग्रेजुएट कर पाओगे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। अब बात करते हैं डॉक्टरल लेवल की। तो डॉक्टरल लेवल में पीएचडी रहता है, पूरा हायर एजुकेशन। मस्ट हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन इन एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग। यहाँ पे कोई इक्विवेलेंट रिलेटेड इंजीनियरिंग चलेगा नहीं, आपको प्रॉपरली एक डिग्री होना पड़ेगा। कौन सा डिग्री? ना पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री, पहले अंडर ग्रेजुएशन। तो अंडर ग्रेजुएशन में बता देता हूँ कितने साल का होता है। जनरली 4 साल का होता है, जो भी इंजीनियरिंग डिग्री से मोस्ट ऑफ द डिग्रीज 4 साल का होता है। फिर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल 2 साल का होता है। डॉक्टरल लेवल 5 साल का पीएचडी आप करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने साल में आप पीएचडी कंप्लीट करते हो। समझ में आ गया? 3 से 5 साल के अंदर हो जाता है आई गेस, जितना भी मैंने सुना हुआ है, रिसर्च करा हुआ है। तो ये आप मान सकते हो मिनिमम उतना। तो मस्ट हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन इन एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है वो है मस्ट हैव ए वैलिड गेट स्कोर। गेट एग्जाम आपको पता है, तो गेट एग्जाम आपको देना पड़ेगा और आपका वैलिड गेट स्कोर होना पड़ेगा। वैलिड गेट स्कोर का मतलब क्या है? जब आप गेट एग्जाम के लिए अपेयर करते हो, उसका स्कोर बस कुछ साल के लिए वैलिड रहता है। ऐसा नहीं कि आपने आज गेट एग्जाम दे दिया 2021 में, फिर वो 5 साल तक 10 साल तक ऐसा चलता रहेगा, नहीं। वो उसका टाइम लिमिट होता है, वो आप देख लेना आप कौन से ईयर में गेट एग्जाम दे रहे हो, कब तक वो उसका वैलिडिटी है। और हर साल भी ऐसे देखे आप उसको अपडेट कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि नेक्स्ट ईयर दोगे आपका गेट का मार्क्स बढ़ जाएगा, तो आप फिर से दे देना। तो समझ में आ गया? अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ सकता है आप सभी की तरफ से कि भैया ये बता दीजिए, क्या हमें डॉक्टर लेवल तक करना कंपलसरी है कोई भी जॉब लेने के लिए या फिर प्लेसमेंट लेने के लिए? नॉट एट ऑल। आप डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएट के बाद भी जॉब ले सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी ले सकते हो, डॉक्टरल के बाद भी ले सकते हो। बहुत हाई लेवल तक पढ़ाई करते हो तो डायरेक्ट सीनियर मोस्ट पोस्ट में आपको पोस्टिंग होगा, क्योंकि आपका नॉलेज तब तक बहुत बढ़ गया होगा। बट अगर डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएट के बाद लेते हो तो आपको एक फ्रेशर ट्रीट किया जाएगा और आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, उतना नॉलेज भी नहीं रहेगा। दैट्स वाई रेकमेंड किया जाता है कि आप लोग थोड़ा सा हायर एजुकेशन करो। मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो थोड़ा सा एक्सपर्टीज आ जाएगा। 4 साल प्लस 2 साल, 4 + 2 6 ईयर्स का आप पढ़ाई आफ्टर 12th। 4 साल का भी पढ़ाई करके, जैसे मैं हूं, मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, 4 साल कंप्लीट हो गया, अब मेरा प्लेसमेंट हो गया। तो 4 साल की डिग्री में भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है। देयर इज नो सच प्रॉब्लम। समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोर्सेज की। कौन सा कोर्स आपको एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा? ये तो डिग्री की बात कर लिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या कैसा एलिजिबिलिटी है। अब कोर्सेस में आपको मैं बताऊंगा कि पहला जो कोर्स है बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। यानी कि 12th के बाद जैसे मैंने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किया, वैसे आप लोग बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। डायरेक्टली 12th के बाद इसका डिग्री होता है 4 साल का कोर्स। फिर है बीई इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। बीटेक और बीई में क्या डिफरेंस है, एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द मैं डाल दूंगा। अभी अगर बताऊं तो दोनों पूरा ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 80% सेम है, बस कुछ कुछ में सब्जेक्ट और सिलेबस डिफरेंस करता है। वैसे बीटेक और बीई में किसी किसी कॉलेज में वही बीटेक डिग्री को बीई बोल देते हैं। बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीई मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। बस इतना सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद तीसरा जो चीज है एमटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। जब आप बीटेक कर लोगे उसके बाद आप एमटेक कर पाओगे। समझ पा रहे हो? ये है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएशन हो गया बीटेक और बीई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया एमटेक और एमई हो जाएगा। नेक्स्ट होगा एमई। तो एमई के साथ साथ एमटेक में आप एवियोनिक्स एक ब्रांच होता है जो कि आप एमटेक कर सकते हो। एमई इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आ गया, जैसे बीटेक था उसका एमटेक, बीई तो एमई। आप बीटेक करके एमई भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे काफी लोग क्या करते हैं, बीटेक कर लेते हैं किसी कॉलेज से, फिर उसके बाद वो लोग जो कॉलेज में जाते हैं वहां पे एमटेक नहीं रहता, एमई रहता है। तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और बीई करके आप एमटेक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो क्रॉस रिलेटेड है, वैसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होगा आपका। एमई इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग दोनों डिग्री का सेम वैल्यू है। बीटेक करो या फिर बीई करो, एमटेक करो या फिर एमई करो। उसके बाद छठा जो है एमई इन एवियोनिक्स। सो एवियोनिक्स जैसे एमटेक वहां पे पॉसिबल है, वैसे ही आपका
एमई में भी पॉसिबल है, बीटेक में शायद ये नहीं है। अभी हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो आपको मैं अभी टास्क देना चाहूंगा कि डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्टेड हो, थोड़ा सा कैंपस देखना चाहते हो और थोड़ा फील लेना चाहते हो कि कॉलेज कैसा दिखेगा जहाँ पे मैं पढ़ूंगा जाके, मेरा एम कैसा है, मेरा ड्रीम कैसा है, मेरा गोल कैसा है, तो ये सारे यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स को आप गूगल पे जाके सर्च करना। मैं 9 ऐसे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज बताऊंगा फिलहाल इस वीडियो में, जिसका चाहता हूं कि आप लोग एक पेपर में नाम नोट करो। पहला जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो कि है हैदराबाद में। अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हो ये फील्ड में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हैदराबाद में कॉलेज है। बहुत अच्छा कॉलेज है, कैंपस है, मैंने खुद इसको देखा हुआ है इंटरनेट पे, विजिट नहीं किया हूं, देखा हुआ है। आप भी जाके सर्च करके देखना, अच्छा कैंपस है। इसके साथ साथ मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपाल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, जो कि है मणिपाल में। मैं जगह भी यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग जाके इसको देख पाओ, और कभी मौका मिले तो पेरेंट्स के साथ विजिट भी कर लेना कैंपस। जैसे मैं एडमिशन लेने से पहले अपना कॉलेज विजिट किया था, वैसे भी आप लोग जाके विजिट कर सकते हो एडमिशन लेने से पहले। नेक्स्ट है हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कि आता है हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी के अंडर, एंड इट इज प्रेजेंट इन सिचुएटेड इन चेन्नई। तो चेन्नई में आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल एंड मरीन इंजीनियरिंग। यहाँ पे मरीन इंजीनियरिंग भी होता है, मराइन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल एंड मरीन इंजीनियरिंग, जो कि है बेंगलुरु में। तो पहला आपका हो गया हैदराबाद में, दूसरा मणिपाल में, फिर तीसरा चेन्नई में, और चौथा अभी बेंगलुरु में। जो पांचवा है ये है चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ का क्या है, पीईसी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चंडीगढ़। छठे यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अन्ना यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, और ये प्रेजेंट है चेन्नई में। फिर सातवां है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं IIAEIT, जो कि है पुणे में। समझ रहे हो, ये आप डायरेक्टली IIAEIT सर्च भी करोगे, पुणे कॉमा देके पुणे करोगे, स्पेस देके पुणे करोगे, आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है CIIAE, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एरोनॉटिकल एरोस्पेस एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, एक ए में है सारा चीज, क्या क्या है, एरोनॉटिकल एरोस्पेस एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग। तो ये भी है, देहरादून में प्रेजेंट है। ठीक है, देहरादून आप लोग क्लाइमेट उसका जानते होंगे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, आप लोग विजिट करना, ये कैंपस देख सकते हो CIIAE। अब जो आखिरी इंस्टीट्यूट में बता रहा हूं वो है इंडियन एकेडमी ऑफ एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी, जो कि है लखनऊ में प्रेजेंट। अब 9 मैंने यहाँ पे बताया, तो आप लोग सोचोगे क्या भैया पूरे ऑल ओवर इंडिया में बस 9 ही इंस्टीट्यूट्स है? द आंसर इज नो। काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा। बट मैंने ये 9 क्यों किया है, दीज आर द टॉप 9 इंस्टीट्यूट्स और टॉप 9 यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑल ओवर इंडिया। तो इंडिया के टॉप 9 इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो ये रहेगा। इसी के साथ साथ और भी ढेरों यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसको आपको सर्च करना है। लेकिन मैंने आपको एक अच्छा गोल, अच्छा एम के लिए ये टॉप 9 इंस्टीट्यूट्स बताया, आप इसको नोट करो, गूगल पे जाके सर्च करो, इनका कैंपस देखो, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस भी करो। अगर अच्छा लगता है तब अच्छे से पढ़ाई करो। फिजिक्स और मैथमेटिक्स मैंने बताया, फिजिक्स और मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, पढ़ाई करो, और फिर ये कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। कुछ और डाउट होता है इसके रिलेटेड तो पूछना। जब हमारा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा मैं लाइव सेशंस भी लेना स्टार्ट करूंगा, तो लाइव सेशन के दौरान मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ कौन सा इंस्टीट्यूट और कौन सा में क्या कैसा है। मेरे अगर कोई फ्रेंड सर्कल में जान पहचान निकल जाते हैं तो मैं उनसे बात करके भी आपके साथ इंटरव्यू लाऊंगा कि क्या अच्छा चीज है उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में। सो मिल रहे होंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहां तक वीडियो देख चुके हो तो प्लीज लाइक कर दो, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दो कि थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा कि मैं जो एफर्ट कर रहा हूं थोड़ा बहुत आप सभी के लिए, आप लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। सो मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।